हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। अंतर हम देख रहे थे, व्यवसायिक संगठन में अंतर देख रहे थे। हमने पहले वीडियो में पार्टनरशिप और सोल एकाकी व्यापार में अंतर देखा था, और एक पार्टनरशिप और हिंदू परिवार में अंतर देखा था। अब हमारी बारी है साझेदारी एवं को ओनरशिप की। इसमें हम अंतर देखते हैं दोनों में। तो क्या है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति संपत्ति पर अधिकार रखें या उसके मालिक हों तो उसे सहस्वामित्व कहते हैं। इसमें साझेदारी में अनेक अंतर होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। स्थापना की हम बात कर लेते हैं तो स्थापना में लिखित या मौखिक समझौता साझेदारी में होता है। सहस्वामित्व में क्या होता है, नियमानुसार या किसी सामाजिक स्थिति के अनुसार स्थापना होती है, समझौता आवश्यक नहीं है। वहीं उद्देश्य की बात करते हैं तो व्यवसाय चलाकर लाभ कमाना और आपस में बांटना प्रमुख उद्देश्य होता है साझेदारी का। वहीं व्यवसाय चलाना या अर्जित लाभ को बांटना आवश्यक नहीं है सहस्वामित्व में। आगे हम बात करते हैं संख्या में। संख्या कम से कम दो और अधिक से अधिक जो होती है, इसमें नॉर्मल व्यवसाय में 100 और बैंकिंग व्यवसाय में 50 है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत। इसमें सहस्वामित्व पे कोई भी संख्या का प्रतिबंध नहीं होता है। हित का हस्तांतरण की बात करते हैं तो बिना सभी साझेदारों की सहमति से संभव नहीं है। और वहीं पे सहस्वामित्व में एक सहस्वामी अपनी इच्छानुसार बिना अन्य सहस्वामियों की अनुमति से अपने हित का ट्रांसफ़र कर सकता है, अपने ओनरशिप का ट्रांसफ़र कर सकता है। एजेंट की बात करते हैं तो एक साझेदार दूसरे का एजेंट होता है, लेकिन सहस्वामित्व में एक साझेदार दूसरे साझेदार का एजेंट नहीं होता है। बंटवारे की मांग की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो साझेदारी को फर्म की संपत्ति के बंटवारे की मांग करने का अधिकार नहीं होता है। साझेदार को फर्म की संपत्ति बंटवारे की मांग करने का अधिकार नहीं होता है। वहीं सहस्वामित्व में बंटवारे का मांग करने का अधिकार होता है। दायित्व की बात करते हैं तो प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है, लेकिन सहस्वामित्व में असीमित दायित्व का प्रश्न ही नहीं उठता है। वहीं पे हम बात करते हैं समस्त संपत्ति पर अधिकार की, तो साझेदारों को समस्त संपत्ति पे अधिकार प्राप्त होते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं को ओनरशिप की, सहस्वामित्व की, तो केवल अपने हिस्से की संपत्ति का अधिकार, समस्त संपत्ति पर नहीं। व्यय की वसूली, फर्म के लिए किए गए व्यय को कोई भी साझेदार वसूल कर सकता है। यह स्वामी को यह अधिकार नहीं प्राप्त होता है, सहस्वामी को। तो आगे हम अंतर देख लेते हैं। और निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में हम अंतर देखते हैं। तो देखते हैं अंतर का आधार, फिर निजी कंपनी, फिर सार्वजनिक कंपनी। पहला अंतर जो होगा है अंशों की बिक्री। निजी कंपनी यह जनता को अंशों को खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं करती है। सार्वजनिक कंपनी यह अपने अंशों की बिक्री के लिए जनता को आमंत्रित करती है। स्वामित्व का फैलाव, निजी कंपनी में स्वामित्व का क्षेत्र व फैलाव संकुचित होता है और प्रायः परिवार व सगे संबंधियों तक ही सीमित रहता है। वहीं सार्वजनिक कंपनी में इसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक होता है और इसके अंशधारी विस्तृत क्षेत्र तक देश विदेश में फैले हो सकते हैं। वहीं बात करते हैं सदस्यों की संख्या पे, तो निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होते हैं और अधिक संख्या संस्था की भागीदारी पे यानी कि अंशों के बंटवारे के आधार पे होती है। इसमें और सार्वजनिक कंपनी में इसमें कम से कम 7 और अधिकतम कितने भी अंशधारी हो सकते हैं। यहाँ पे अथराइज कैपिटल के आधार पे व्यवसाय का प्रारंभ, यह समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करते ही प्राइवेट कंपनी व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। वहीं सार्वजनिक कंपनी यह अपना व्यवसाय तब तक आरंभ नहीं कर सकती है जब तक व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र ना मिल जाए। वहीं पे अंशों के आवंटन की हम बात करते हैं तो यह अपने अंशों का आवंटन समामेलन के तुरंत बाद कर सकती है। और पब्लिक कंपनी जो है, सार्वजनिक कंपनी, यह अंशों का आवंटन तब तक नहीं कर सकती है जब तक न्यूनतम अंशदान सब्सक्रिप्शन ना प्राप्त हो जाए।
छठे पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं वैधानिक सभा। प्राइवेट कंपनी के लिए वैधानिक सभा बुलाना अनिवार्य नहीं है, वहीं सार्वजनिक कंपनी के लिए वैधानिक सभा बुलाना अनिवार्य है। प्राविवरण। प्राइवेट कंपनी के लिए प्राविवरण निर्गमित करना अनिवार्य नहीं होता है, वहीं सार्वजनिक कंपनी के लिए प्राविवरण के अभाव में स्थानापन्न प्राविवरण जारी करना आवश्यक है। अंशों का हस्तांतरण। प्राइवेट कंपनी इसके अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ओनर होते हैं, वहीं पब्लिक कंपनी में इसके अंशधारी अपने अंशों का स्वतंत्र पूर्वक हस्तांतरण कर सकते हैं। अंशों का निर्गमन। नए अंश किसी को भी दिए जा सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, वहीं पब्लिक कंपनी में पहले पुराने सदस्यों को ही प्रस्तावित करना होता है। आगे हम बढ़ते हैं। संचालकों की संख्या। कम से कम 2 संचालक प्राइवेट कंपनी में होने आवश्यक हैं, वहीं पब्लिक कंपनी पे कम से कम 3 संचालक होने आवश्यक हैं। संचालकों का रिटायर होना। इसके संचालकों के पारी से रिटायर होने की कोई आवश्यकता नहीं है प्राइवेट में, वहीं पब्लिक कंपनी में संचालकों का 1/3 पारी से रिटायर होना होता है। संचालकों को ऋण की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो संचालकों को ऋण देने के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक है और यहाँ पे उन्हें ऋण देने के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है पब्लिक कंपनी के लिए। संचालकों का अधिकार। प्राइवेट कंपनी में ऐसी कंपनी संचालक व उन ठहरावों के संबंध में अपना मत दे सकते हैं जिनमें उनका हित हो, वहीं सार्वजनिक कंपनी में सार्वजनिक कंपनी के संचालक को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अंश अधिपत्र की बात करें तो प्राइवेट कंपनी निजी कंपनी वाहक अंश यानी कि बियरर अंश अधिपत्र नहीं जारी कर सकते, वहीं पे पब्लिक कंपनी यह अंशों के पूर्णदत्त होने पर वाहक अंश अधिपत्र जारी किए जा सकते हैं। लिमिटेड शब्द का प्रयोग। निजी कंपनी अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाता है, वहीं पब्लिक कंपनी अपने नाम के आगे केवल लिमिटेड शब्द लगाना पड़ता है। चलिए हम अगले डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कंपनी व साझेदारी में क्या अंतर होता है, इसको आप देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंतर का आधार देखेंगे, फिर कंपनी, फिर साझेदारी। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले स्थापना के आधार पे हम अगर बात करते हैं तो कंपनी, इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होती है। किसी भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी को रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। इसकी साझेदारी में इसकी स्थापना समझौते के आधार पर होती है। ये साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो सकते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। वहीं कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, वहीं साझेदारी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, साझेदारी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। पृथक अस्तित्व की बात करें तो कंपनी का अस्तित्व इसके अंशधारियों से पृथक होता है, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं सदस्यों की संख्या पे। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7, अधिकतम कुछ भी, वहीं निजी कंपनी में न्यूनतम 2 सदस्यों की संख्या जरूरी है। वहीं पार्टनरशिप में न्यूनतम 2 सदस्य, अधिकतम 100 सदस्य, बैंकिंग क्षेत्र में 50 सदस्य होने चाहिए। लायबिलिटी दायित्व की हम बात करते हैं तो सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, इसके कार्य क्षेत्र की सीमा इसके सीमा नियम द्वारा निर्धारित होती है, इसमें परिवर्तन आसान नहीं है। वहीं पे बात करते हैं साझेदारी की, तो इसके कार्य क्षेत्र की सीमा समझौते पर आधारित है, इसमें सभी साझेदारों की सहमति से परिवर्तन किया जा सकता है। प्रबंध मैनेजमेंट। कंपनी में सदस्य प्रबंध में भाग नहीं ले सकते हैं, वे प्रबंध अपने द्वारा चुने गए संचालकों को सौंप देते हैं। प्रत्येक साझेदार फर्म के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार रखता है। हित का हस्तांतरण। अंशधारी अपनी इच्छानुसार अपने हितों या अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं।
पार्टनरशिप में सभी साझेदारों की सहमति से ही ऐसा किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं शाश्वत अस्तित्व। कंपनी का जीवन काल स्थायी व शाश्वत रहता है। अंशधारियों की मृत्यु, दिवालिया या पागल होने पर इसके अस्तित्व का कोई असर नहीं पड़ता। वहीं साझेदारी में साझेदार की मृत्यु, दिवालिया या पागल होते ही साझेदारी भंग हो जाती है। 10वां पॉइंट है वैधानिक नियंत्रण। कंपनी नियंत्रण के लिए कंपनी अधिनियम 1956 में व्यापक व्यवस्था है और सरकारी नियंत्रण अत्यधिक है। वहीं साझेदारी में सरकारी नियंत्रण अपेक्षाकृत कम है, यद्यपि साझेदारी अधिनियम 1932 में से यह नियंत्रित होता है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं व्यवसायिक संपत्ति। कंपनी की संपत्ति पर अंशधारियों का कोई अधिकार नहीं होता है। फर्म की संपत्ति में साझेदारों की ही संपत्ति होती है। लाभ का विवरण। कंपनी की साधारण सभा में संचालकों द्वारा लाभांश निश्चित किया जाता है और इसका दर बदलता रहता है। लाभ का विवरण साझेदारों के ठहराव पर निर्भर रहता है तथा लाभ की दर लगभग निश्चित होती है। लाभ का बंटवारा निश्चित होता है। खाते का अंकेक्षण। अधिनियम के अनुसार कंपनी को खाते एवं बही खाते रखना अनिवार्य है और इसका अंकेक्षण अनिवार्य है। वहीं साझेदारी में खातों एवं बहियों के लिए कोई वैधानिक प्रतिबंध नहीं है और अंकेक्षण भी अनिवार्य नहीं है। समापन की बात करते हैं तो इसका कंपनी का समापन कंपनी अधिनियम के अनुसार होता है और साझेदारी में समापन साझेदारों के आपसी ठहराव संबंध के आधार पर निर्भर करता है। तो ये रहा आपके लिए कुछ प्रमुख अंतर। ये दोनों अंतर हमारे अब लगभग समाप्त होते हैं। उसके बाद हम अगली टर्न से आप सभी के लिए मैनेजमेंट शुरू करेंगे। तो बने रहिए इसी तरह की वीडियो हमारे साथ पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।